नमस्कार साथियों, इनकारनेशन क्लासेस में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज से हम जो है आपका सेकंड सेमेस्टर यानी कि डीएलएड का सेकंड सेमेस्टर आपका क्लास हम शुरुआत कर रहे हैं। ठीक है, आज आपका 1 तारीख है। ठीक है, 1 नवंबर। तो आज हम रिकॉर्ड कर रहे हैं, हो सकता है ये कल तक अपलोड हो जाए, तो देखिएगा। और हिंदी में जितना सिलेबस है हम पहले उसको आप लोगों को बता दे रहे हैं। और ये आपका 1 से 2 वीडियो में, हाँ 2 वीडियो में पूरा हम हिंदी को कंप्लीट कर देंगे। इसी प्रकार 3 वीडियो में हम इंग्लिश को खत्म कर देंगे। इसी प्रकार हम सारे सब्जेक्ट को 2 वीडियो 3 वीडियो में मैराथन लेकर पूरा हम थ्योरी वाइज सारा कुछ खत्म कर देंगे। फिर इसके बाद हम सीरीज जो है स्टार्ट करेंगे। ठीक है, चलिए, यानी कि आपके इस नवंबर वाले महीने में पूरा हम सारा कुछ कंप्लीट करके खत्म कर देंगे। फिर इसके बाद रिवाइज करने के लिए हम लोग दिसंबर में रिवाइज करेंगे और प्रैक्टिस करेंगे। इसके बाद आपका दिसंबर के लास्ट वीक में या जनवरी के फर्स्ट वीक में आपका पेपर हो जाएगा। ठीक, चलिए। तो आपका पहला चैप्टर है कहानी और लोक कथा। फिर दूसरा चैप्टर है आपका परिवेश, विषय, सामाजिक घटनाएं। तीसरा चैप्टर आपका गद्य पद्य के अंदर अंश, उच्चारण। चौथा चैप्टर आपका अभिव्यक्ति। पांचवा चैप्टर आपका गद्य पद्य के अंदर शब्द, वाक्यांश, विराम चिन्ह इत्यादि, ये सब है। ठीक है, फिर इसके बाद अगला आपका आता है उपसर्ग, प्रत्यय, समास, संधि, ये सब आपका आ जाएगा ग्रामर वाला पोर्शन। फिर इधर देखिए आपका ग्रामर सब चल रहा है, संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया विशेषण, वचन, लिंग, काल, ये सब आपका ग्रामर वाला पोर्शन है। फिर इधर देखिए वाचन है, फिर आपका छोटे छोटे वाक्यों को लिखना है, ये है। फिर आपका औपचारिक अनौपचारिक पत्र लिखना। फिर परिचित विषयों को मौलिक रूप से लिखना। यानी कि आपका टोटल 11 चैप्टर। 11 चैप्टर का आप मान के चलिए, एक वीडियो में 5 चैप्टर कवर कर देंगे और एक वीडियो में 6 चैप्टर कवर कर देंगे। यानी कि आपका 2 वीडियो में जो है हम टोटल कवर कर देंगे। थोड़ा लंबा होगा, लेकिन लंबा भले ही होगा, हम आराम से ही लेकर चलेंगे। ठीक है, बिल्कुल समझाते हुए आराम से। ठीक, तो चलिए, पहला हमारा चैप्टर क्या है, कहानी तथा लोक कथा। इस हम चैप्टर को शुरुआत करते हैं। चलिए, देखिए हमने अच्छे से जो है इसको लिखा है। तो बिल्कुल आप लोग इसी तरह अगर आप लोग नोट्स बनाना चाहते हैं तो आप लोग बना लीजिएगा, नहीं तो ऐसे हम नोट्स इसको हम दे देंगे। ठीक है, पहला क्या है चैप्टर, कहानी तथा लोक कथा। अब देखिए कहानी क्या होता है। सबसे पहली बात जानने वाली बात यह है कि कहानी क्या होती है। सुनिएगा, ये कहानी जो होती है वो क्यों सुनाई जाती है या क्यों सुनी जाती है या क्यों लिखी जाती है या किस कारण से लिखी जाती है, इस सब बातों का चर्चा होगा। और ये जो है कहानी क्यों बताई जाती है, क्योंकि जैसे जब कोई बच्चा रहेगा तो वह बच्चा जो है कहानी को सुनने में क्या करता है, वो इंटरेस्ट लेता है सुनने में, उसे कहानी सुनने में मज़ा आता है। लेकिन पेपर में आ जाएगा तो ये तो हम लिखेंगे नहीं कि मज़ा आता है, लेकिन हम लोग मज़ा आता है उसी शब्द को लिखेंगे कैसे कि कहानी एक ऐसी प्रिय विधा है जिसके माध्यम से कठिन चीज़ों को सरल तरीके से बच्चों को हम समझा सकते हैं, या यह कहानी के माध्यम से कठिन चीज़ों को समझाने में आसान होता है। यह आप परिभाषा लिख देंगे। या तो एक चीज़ हम और लिख सकते हैं, कहानी के माध्यम से बच्चे जो है रुचि लेते हैं, इसी प्रकार कठिन चीज़ भी आसानी से बच्चे सीख जाते हैं, इसीलिए कहानी सुनाना बच्चों को ज़रूरी हो जाता है। ठीक, बात समझ में आ रही है। अब जैसे आप ही लोग हैं, अभी आपको कोई चीज़ कहानी के माध्यम से बताया जाए तो वो चीज़ आपको क्या हो जाएगा, जल्दी याद होगा। अब जैसे कोई मूवी हुआ तो वो क्या होती है, वो भी तो कोई कहानी होता है ना। आप मूवी देखते चले जाएंगे, पूरी मूवी अगर आपसे पूछ रहा है तो आप सारा कुछ बता देंगे, कहाँ पे क्या हुआ था, कैसे क्या हुआ था। तो क्यों, वह एक कहानी के माध्यम से डिजाइन किया गया है और वीडियो के माध्यम से, तो आपको याद हो गया। देखिए पहला पॉइंट है आपका, कहानी जो है रुचि पैदा करती है बच्चों में कोई भी चीज़ याद करने का या कोई भी चीज़ और सीखने का। दूसरा पॉइंट क्या है, कहानी किसी भी विषय वस्तु को समझाने में मदद करती है, ठीक है, या समझने में मदद करती है, आसान कर देती है। फिर तीसरा पॉइंट ये है कि कहानी शिक्षण का महत्वपूर्ण अंग है। अगर महत्वपूर्ण अंग नहीं होता तो शिक्षण में क्यों ऐड किया जाता है ना। महत्वपूर्ण अंग है तभी तो जो है हम लोगों को कहानी पढ़ना पड़ रहा है।
चलिए अगला चैप्टर है आपका अगला इसका पॉइंट है कहानी एक मनोरंजन का साधन भी है। अब देखिए आपने सुना होगा कि नहीं, छोटे छोटे बच्चों को कहानी लोग सुनाते हैं मनोरंजन के लिए कि एक जंगल में दो शेर थे, वो जा रहे थे, इसके बाद एक शेर जो है पेड़ पे चढ़ गया। ऐसे ही कुछ भी मनगढ़ंत जो कहानी लोग बड़े लोग जो है छोटे बच्चों को बहलाने के लिए मनोरंजन के लिए सुना देते हैं, है ना। तो यह भी एक मनोरंजन का भी साधन है। आप देखते होंगे कि लोग जो है कहानियाँ की छोटी छोटी बुक लेते हैं, उसमें जो अच्छा सा चित्र बना होता है वह शेर का, सांप का, और उसमें बढ़िया कहानी लिखी होती है। तो उसको बच्चे क्या करते हैं, चित्र को देख के अच्छे से कहानी पढ़ते हैं। तो जब कहानी पढ़ेंगे तो उससे उनका लाभ क्या होगा। देखिए पहली बात तो उनका जो उच्चारण होगा वो सही होगा, इसके बाद शब्दकोश उनका मजबूत होगा और धीरे धीरे पढ़ना जान जाएंगे। ये सब कहानी के बेनिफिट हैं, ठीक है, पढ़ने के। चलिए इसके बाद मुंशी प्रेमचंद जी क्या कहते हैं कहानी के बारे में। मुंशी प्रेमचंद जी कहते हैं कि कहानी एक रचना है जो आपके मनोभाव को प्रदर्शित करती है, आपके व्यक्तित्व चरित्र का उल्लेख करती है, ठीक है। और कहानी क्या करती है, लेखक का उद्देश्य होता है कि नैतिक शिक्षा देना। जैसे कोई भी कहानी होती है तो वह जो लेखक जब लिखता है तो वह सोचता है जब कोई भी बच्चा पढ़े इस कहानी को तो उस कहानी के पढ़ने के बाद वह कुछ न कुछ अपने जीवन में सीखे। आखिर भाई कहानी क्यों बनाया जाता है, कुछ न कुछ सीखने के लिए ना, ऐसे ही थोड़ी ना कि बिना मतलब का कोई चीज़ बनाए। अगर बिना मतलब का होगा कोई चीज़ तो कोई देखेगा, कोई नहीं देखेगा, कोई चीज़ नहीं पढ़ेगा। कोई आपने देखा मोटिवेशनल कहानी होती है, कोई समस्या से कैसे सुलझा जाता है वैसी कहानियाँ होती है। इसके बाद आप मनोरंजन वाली कहानियाँ होती है, फिर हंसी वाली कुछ कहानियाँ होती हैं, ठीक है। कुछ आपका मतलब बहुत सारी कहानियाँ होती हैं, ठीक है, कई प्रकार की, ठीक है। चलिए इतनी बात समझ में आ गई। इसके बाद आपका आता है हिंदी के किताब में कहानियाँ। तो कक्षा 6 में आपकी जो कहानी है आपकी कौन सी हिंदी लगती है, मंजरी। उस हिंदी का क्या नाम होता है, मंजरी। पहले आपका भाषा आता था, अब मंजरी हो गया, या हिंदी भी कह सकते हैं, ठीक है। तो उसमें कौन कौन सी कहानी है, जैसे आपका एक है आपका साप्ताहिक धमाका। कक्षा 6 में अगर आप देखेंगे एनसीईआरटी उठा के तो आपका साप्ताहिक धमाका रहेगा। दूसरा आपका हार जीत रहेगा, फिर तीसरा ईदगाह रहेगा, चौथा रहेगा आपका छोटा जादूगर रहेगा। और भी चैप्टर हैं उसको आप लोग देख लीजिएगा, ठीक है। इतना याद करते हो। चलिए इसके बाद आप कक्षा 7 में आपका आ जाता है राजधर्म, फिर आपका साप सूक्ति, भविष्य का भय, ठीक है। फिर इसके बाद आपका 8वें क्लास में कौन सी कहानी आती है, काकी, अपराजिकता, दुख का अधिकारी, और भी कहानियां हैं, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब कहानी के प्रकार, अब सुनिएगा अच्छे से। कहानी के कौन कौन से प्रकार होते हैं, 4 प्रकार होते हैं। कौन कौन से प्रकार होते हैं, 4 प्रकार के होते हैं। अब जैसे देखिए 4 प्रकार में पहला आपका है घटना प्रधान कहानी। अब जैसे मान लीजिए क्वेश्चन में घटना प्रधान कहानी से आप क्या समझते हैं, तो तुरंत आप हेडिंग डालिएगा घटना प्रधान कहानी, फिर लिखिएगा आप। पहले आप इस चीज़ को समझिए घटना प्रधान कहानी क्या होता है, कि वह जिस चीज़ पर प्रधानता दी जाती है, यानी कि कोई भी घटना घटी उस घटना के बारे में जो वो कहानी लिखी गई है वह घटना प्रधान कहानी होती है। जैसे मान लिया जाए आप गए कहीं पे रास्ते में जा रहे हैं, आपके साथ दुर्घटना हुई, इसके बाद आप उस चीज़ से आप लड़ के कैसे आप अपने आप को बचाए, कैसे अपने आप को जो भी आप किए, तो उससे यह शिक्षा मिलती है कि आप रास्ते पे चलते हुए कैसे चलें और दुर्घटना से बचे। तो देखिए भाई कहानी होती है तो वह हर चीज़ के लिए क्या होती है, शिक्षा देती है कोई ना कोई, तभी कहानी जो बनती है। और ऐसे ही नहीं कहानी बनती है कि मतलब कुछ भी ऊट पटांग, ठीक है। तो यह आपका हो गया घटना प्रधान कहानी, यानी कि किसी भी घटित हुई घटना के रूप में उसे हम पंक्तिबद्ध या गद्य के रूप में उसे हम लिख देते हैं, वह आपका एक कहानी का रूप हो जाता है। यह आपका घटना प्रधान कहानी होती है, ठीक है। 2 ही लाइन तो लिखना होता है अति लघुत्तरी में, ठीक है। इसके बाद आपका होता है भाव प्रधान कहानी होता है। किसी का भाव हुआ, उस भाव को अगर हम गद्य के रूप में
उसको हम प्रकट कर देते हैं, लिख देते हैं अच्छे से, फिर उसको जब पढ़ा जाता है तो वह कहानी भाव प्रधान कहानी होती है। ठीक है। इसके बाद तीसरा आपका है चरित्र प्रधान कहानी। अब जैसे आपने देखा होगा कि चरित्र प्रधान कहानी में आपका जैसे किसी का चरित्र के आधारित पे हो गया। अब जैसे चरित्र किसका होगा, जिसका चरित्र अच्छा होगा उसी की तो कहानी बनेगी। ऐसा तो है ना कि चरित्र जिसका अच्छा नहीं है उसकी भी कहानी बने, उसका कोई कहानी पढ़ना चाहेगा? नहीं पढ़ना चाहेगा। सब लोग अच्छी चीज़ें पढ़ना चाहते हैं। जैसे आपका हो गया आप मान लीजिए जैसे वो अब्दुल कलाम जी, जैसे हाँ अब्दुल कलाम जी, या अगर उनकी जीवनी पढ़ने के लिए बोला जाए तो सब लोग पढ़ने के लिए हाँ बोलेंगे हाँ बहुत अच्छी बात है, उनका चरित्र बहुत अच्छा था, उनका काम बहुत अच्छा था, तो उनसे कुछ सीख मिलेगा, आपको कुछ मोटिवेशन मिलेगा। ये आपका होगा चरित्र प्रधान कहानी। अगर कहा जाएगा आपका डॉक्टर BR अम्बेडकर साहब का जो है कहानी पढ़िए तो बहुत बेहतरीन उनकी घटना, एक बार आप पढ़िएगा। वैसे हम एक बार पढ़े थे, बहुत उनसे मतलब सीखने को मिलता है कुछ। ठीक है। इसके बाद आपका था चौथा था आपका समस्या प्रधान कहानी। अब जैसे देखिए समस्या प्रधान कहानी ये होता है कि जिसमें किसी भी समस्या को निपटने का सुझाव दिया गया रहता है। तो कोई घटना घटी, अब उस समस्या से कैसे निपटा जाए, कैसे सुलझाया जाए उस समस्या को, इस समस्या के बारे में उस कहानी को सुलझने यानी कि ऊपर आने के लिए कैसे क्या क्या किया जाए जिससे आप बच सकते हैं, ये आपका हो गया समस्या समाधान कहानी, समस्या प्रधान कहानी। यानी कि उस समस्या का जो है उसमें प्रधानता दी गई है, यानी कि मेन चीज उसमें समस्या है, फिर उससे कैसे बचा जाए इसका उसमें उल्लेख किया गया रहता है। ठीक, ये आपका हो गया 4 प्रकार की कहानियां। आशा है कि हमें अच्छे से समझ में आ गया होगा आपको। ठीक, फिर इसके आगे आ गया कहानी की विधाएं। अब कहानी की विधाएं कौन कौन सी हैं? जैसे आपका देखिए पहला है वार्तालाप कहानी। आप क्या करेंगे, यानी कि कहानी को कैसे कैसे आप किसी विधायक का मतलब कैसे कैसे आप किसी को प्रदर्शित कर सकते हैं। ठीक है। जैसे आपके बगल कोई बैठा, कोई छोटा बच्चा है, तो आप उसको मुख से क्या किए, कहानी बताते बतियाते बतियाते कहानी आप उसको सुना दिए। ये आपका हो गया वार्तालाप विधि द्वारा। ठीक, दूसरा होता है चित्र विधि द्वारा। अब जैसे मान लिया जाए बुक में कोई चित्र बना हुआ है कि सांप जो है दौड़ा रहा किसी बच्चे को, तो आप ये भी एक कहानी का मतलब रूप है। कैसे मतलब इससे पता चलता है कि सांप जो है दौड़ा रहा मतलब किसी बच्चे को काटने के लिए या किसी भी व्यक्ति को काटने के लिए, तो यह भी तो एक कहानी है। फिर इसके बाद आपका आता है तीसरा प्रश्नोत्तर विधि। किसी भी बच्चे से जब आप प्रश्न पूछते हैं तो वह कहानी के माध्यम से कोई बात बताता है, या अध्यापक उसे कहानी के माध्यम से कोई भी प्रश्नोत्तर समझाते हैं, उसको जब उत्तर देते हैं तो आपका कहानी विधि द्वारा, यही भी आपका एक कहानी हो गया। ठीक है। फिर चौथा आपका हो जाएगा कहानी कथन विधि। तो कहानी कथन विधि भी ऐसे ही होता है कि जो कहानी कोई कहता है अच्छे से, कोई जैसे लिखा होता है उस कहानी को पढ़ के अगर सुनाए किसी भी व्यक्ति को, तो वह आपका क्या होगा, कहानी कथन विधि। ठीक है। ये आपका 4 विधियां हैं। अब सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण जो बात है यहाँ पे कहानी शिक्षण के महत्व। अब इस महत्व को देखिएगा। अब कहानी के महत्व देखिए कौन कौन से होता है। बच्चों में तर्क, कल्पनाशील या कल्पना शक्ति या विचार की शक्ति विकसित होती है। यानी कि अगर आप किसी बच्चे की कहानी आप सुनाएंगे तो उसके अंदर कोई भी चीज़ सोचने समझने की क्षमता क्या होगी, बढ़ेगी, विचार करने की क्षमता बढ़ेगी। हाँ ये चीज़ सही है, ये ऐसे ऐसे हमने कहानी में सुना था। फिर उसके सामने कोई वैसे घटना घटेगी तो वह उस चीज़ से बहुत ही आसानी से निपट लेगा। ठीक, दूसरी बात क्या पॉइंट है, इसको ध्यान से देखिए क्योंकि ये महत्वपूर्ण है। बच्चों के चरित्र निर्माण में सहायक होती है। अब जैसे अगर किसी भी अच्छे व्यक्ति का जो है, जैसे APJ अब्दुल कलाम जी का, डॉक्टर BR अम्बेडकर साहब का, ठीक है, इन सब की अगर कहानी सुनाया जाएगा महान लोगों का, तो क्या हो जाएगा, उस बच्चे के अंदर ऐसे ही गुण यानी कि आएंगे जैसे गुण APJ अब्दुल कलाम जी के थे, डॉक्टर BR अम्बेडकर के थे। तो इसलिए सुनाया जाता है, इसीलिए छोटे छोटे बच्चों को बहुत अच्छी अच्छी कहानियां सुनाई जाती है, साहस भरी कहानी सुनाई जाती है। ठीक है, मोटिवेशनल कहानी सुनाई जाती है ताकि बच्चे के अंदर चरित्र का निर्माण हो सके। तीसरी बात सुनिएगा, तीसरा पॉइंट, बच्चों में साहित्य के प्रति रुचि यानी कि रुचि पैदा करती है।
साहित्य क्या होता है, साहित्य के प्रति बच्चे के अंदर जैसे कोई भी कहानी पढ़ने में क्या होती है, वो रुचि पैदा करती है। धीरे धीरे वो बच्चा कहानी के माध्यम से उस साहित्य को पढ़ने लगता है। वैसे अगर लिखा रहेगा तो बच्चा नहीं पढ़ेगा, कहानी के रूप में लिखा रहेगा उस चीज़ को बच्चा आसानी से पढ़ेगा। इसके बाद चौथा, सही गलत का निर्णय करने में सहायक होती है। जब कोई बच्चा कहानी सुना रहेगा तो उसके सामने कोई वैसी समस्या आएगी, फिर वो चीज़ यानी कि रिलेट कर लेगा। अच्छा, उस कहानी में ऐसे हुआ था, तो वह बंदर जो उसको ऐसे मारा था, वह व्यक्ति जब बंदर को मार रहा था, फिर बंदर ने उसको मारा, फिर कैसे बचा, यानी कि कैसे बचा, इस चीज़ से वो सीखा। फिर उसके सामने अगर वो घटना घटेगी कभी, बंदर अगर मान लीजिए बच्चे को दौड़ाया, तो उस चीज़ को बंदर से कैसे वो निपटेगा, कैसे वो बचेगा, इस चीज़ का निर्णय लेने की क्या होती है, क्षमता बढ़ जाती है। ठीक है, कि क्या सही है क्या गलत है, बस पक्षियों को मारना चाहिए कि नहीं मारना चाहिए, ये सब क्या होती है, नैतिक कहानियाँ होती हैं, इसीलिए बच्चों को सुनाई जाती है। पांचवा पॉइंट है आपका, कहानियों से बच्चों में नैतिकता का विकास होता है। देखिए हमने अभी बताया ना कि पशु पक्षियों को जो है नहीं मारना चाहिए, हमेशा जो है सेवा का तथा सद्भाव जो है हमेशा रखना चाहिए, तथा बड़ों का हमेशा आदर करना चाहिए। ये सब क्या होते हैं, ये सब नैतिकता का विकास होता है बच्चों को। इसीलिए जो है बच्चों के सामने गाली नहीं कभी देना चाहिए। आपने देखा होगा कि जब कभी कभी पेरेंट्स जो है आपस में मम्मी पापा झगड़ा करते हैं या कुछ ऐसे कुछ बहस करते हैं, तो बच्चों को वहाँ से हटा देते हैं। क्यों हटा देते हैं, क्योंकि वो जानते हैं क्योंकि हम तो बड़े हैं, हम तो आपस में कुछ बहस कर ले रहे हैं, लेकिन उस बच्चा जब सीखेगा, वो चीज़ को सुनेगा, तो उसके ऊपर दुष्प्रभाव पड़ेगा। इसीलिए लोग बच्चे को हटा देते हैं, वहाँ से दूर हटा देते हैं, कहते हैं बाबू तुम अंदर जाओ, या जो है ऐसे करते हैं। ठीक है, इसके बाद अगली पॉइंट है, किसी भी विषय वस्तु को समझने में सहायक होती है। तो वही बात है, जैसे कोई भी कठिन चीज़ हो, नहीं समझ में आ रहा, तो उस चीज़ को कहानी के माध्यम से बता दिया जाता है, तो बड़े ही आसानी से समझ में आ जाता है। ठीक, चलिए अब देखिए कहानी के रूप। अब कहानी किस किस रूप में होती है। पहली आपकी एक होती है सामाजिक कहानी, यानी कि समाज से रिलेटेड होती है, यानी कि समाज में कैसे रहना चाहिए, कैसे नहीं रहना चाहिए, कैसे क्या, ये सब सामाजिक कहानी है। इसके बाद चरित्र प्रधान कहानी, वही आपका किसी भी महान व्यक्ति का चरित्र के बारे में उसमें चर्चा की गई होती है, ये आपका चरित्र प्रधान कहानी होती है। तथा आपने देखा होगा एक धार्मिक कहानी होती है, जैसे अपना रामायण हुआ, ठीक है, भागवत गीता हुआ, ये सब क्या, ये सब आपका धार्मिक कहानियाँ उसमें बनी रहती हैं कि अर्जुन क्या क्या किए, कृष्ण जी कैसे क्या किए, राम जी ने रावण को कैसे मारा, बुराई पे अच्छाई की जीत होती है। ठीक है, इसीलिए कभी भी जो है गलत नहीं करना चाहिए, हमेशा सत्य की जीत होती है, चाहे भले ही लास्ट में ही क्यों ना हो। ठीक है, इस सब चीज़ से उसे सीख मिलती है। इसके बाद तीसरा है आपका, चौथा है आपका घटना प्रधान कहानी। कोई घटना घटी, वह उसका कोई मुद्दा बना, तो उस पर कोई कहानी बन गई, तो ये आपका घटना प्रधान कहानी होगी। पांचवा है आपका ऐतिहासिक कहानी, जो कोई भी जैसे आपका स्वतंत्रता सेनानी हुए, चाहे वो जो है महात्मा गांधी जी हुए, वो कैसे कैसे क्या किए जो है देश के आज़ादी के लिए, ठीक है, कितना संघर्ष झेलें, इन सब के बारे में जो इतिहास में लिखा गया है, जब उस चीज़ को पढ़ते हैं तो यह आपकी ऐतिहासिक कहानी हो जाती है। ठीक, इसके बाद आपका छठा है समस्यात्मक कहानी। ठीक है, तो समस्या से निपटने के लिए जो कहानी लिखी रहती है, किसी भी समस्या को कैसे सुलझाया जाए। आपने देखा होगा पर्यावरण प्रदूषण वगैरह होता है ना, लिखा होता है, तो उसमें बताया गया रहता है कि कैसे जो है ओजोन परत में छेद हो रहा है, तो हम लोगों को जो है पेड़ पौधे ज़्यादा जो है लगाना चाहिए, जो है धुआं या वायु प्रदूषण कम करना चाहिए। ठीक है, ये सब उसमें बताया गया था। ये है आपका समस्यात्मक कहानी, यानी कि समस्या तो कोई भी आपको हो सकती है जो आपको परेशान करे आपके। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। कविता। अब कविता क्या होता है, आपके अंदर भाव या विचार को पंक्तिमय के रूप में व्यक्त करता है, यह आपका कविता होता है। आपने देखा होगा कि ऐसे नहीं कि ऐसे ही लिख उठा, वह उसका जो क्या होता है, वह एक कविता का लय होता है, एक उसका भाव विचार होता है। जैसे हमने एग्जाम्पल में लिख लिया, चिड़िया रानी आओ बच्चों सुनो कहानी, आओ बैठो सुनो कहानी, मेरे आंगन में आ जाओ,
पता नहीं कैसे ऐसे कुछ करके है, चुग चुग दाने खूब खाओ, है ना, पढ़ लेना। इसके बाद एक आपका कहानी आता है, मछली रानी मछली रानी, मछली जल की रानी है, जीवन उसका पानी है, हाथ लगाओ डर जाएगी, बाहर निकालो मर जाएगी। ये सब क्या है, कहानी है। एक देखिए लय में है, या कोई भी पंक्ति होती है जो कविता के रूप में होती है, तो वह एक लय के माध्यम से इसलिए लिखा है ताकि वो रोचक होती है पढ़ने में, ठीक है। अगला है आपका लोक कथा। अब लोक कथा क्या होता है, लोगों के द्वारा प्रचलित की गई कथाएं लोक कथा कहलाती है। ये कथाएं ईश्वर से संबंधित हो सकती हैं, व्यक्ति पर आधारित होती हैं, जिससे आपके अंदर ज्ञान, समझ, नैतिकता का आदि का विकास हो सके, ठीक है। इसलिए आपका लोक कथाएं जो है कही जाती हैं। चलिए अब है अगला, कहानी शिक्षक की उपयोगिता या महत्व या विशेषता। तो वही बात, वही जो हमने विशेषता पहले लिखा वही आपका उपयोगिता हो जाएगा। जैसे बच्चों के अंदर क्या होता है, सर्वांगीण विकास करता है, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट का ज्ञान की वृद्धि करता है तथा नैतिकता में विकास करता है, उनके सामाजिक रूप से उनका विकास करता है, तार्किक रूप से बच्चों के अंदर तर्क क्षमता जो है बढ़ता है। ये सब कहानी के जो है क्या है, एडवांटेज है, यानी कि महत्व है या विशेषता है या उपयोगिता है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला चैप्टर है, यानी कि आपका पहला चैप्टर कहानी वाला खत्म हो गया, कहानी और लोक कथा। दूसरा चैप्टर आपका है परिवेशी अध्याय या परिवेशी अध्ययन या सामाजिक घटनाएं पर चर्चा। देखिए परिवेश का मतलब, पहली बात समझिए, परिवेश का मतलब होता है व्यक्ति के चारों तरफ का वातावरण। अब चारों तरफ का वातावरण का मतलब आपका जो है पेड़ पौधे, ठीक है, आपका वायुमंडल, वातावरण, और भी जितने भी व्यक्ति रहते हैं वे सभी, इन सभी के सम्मिलित रूप से जो है एक परिवेश बनता है, ठीक है। यानी कि जो बच्चा, जैसे यही बच्चा है, उसके चारों तरफ का जैसा उसको वातावरण मिलेगा उसी तरफ वैसे ही उस बच्चे का विकास होगा। अब जैसे देखिए बच्चा अगर मान लीजिए कोई कहाँ पे है, अमेरिका में है, तो उसका परिवेश क्या है, वहाँ के चारों तरफ के उसके पेरेंट्स, उसके और अगल बगल वाले बच्चे और अगल बगल वाले चाचा या कोई भी जो भी है सगे संबंधी या जो भी है, वो सब किस में बोलेंगे, सब इंग्लिश में, इंग्लिश टू इंग्लिश बोलेंगे। तो वो बच्चा क्या बोलेगा, वो भी तो इंग्लिश ही बोलेगा। क्यों? क्योंकि उसका परिवेश जो है वह ऐसा उसको माहौल मिला, वैसा उसको वातावरण मिला। अब उसको कह दिया जाएगा हिंदी सीखने के लिए, तो वो क्या जल्दी सीख पाएगा? नहीं सीख पाएगा। जैसे हम लोग भारत में रहते हैं तो हम लोगों के लिए हिंदी आसान होती है, उतना अच्छी तरीके से इंग्लिश नहीं बोलते। क्यों नहीं बोल पाते हैं? केवल परिवेश नहीं मिलता है। अगर यहीं आपके सभी चारों तरफ सभी लोग इंग्लिश बोलें तो आप भी इंग्लिश बोलने लगेंगे, आपके लिए भी इंग्लिश आसान हो जाएगा। तो बस ऐसे ही परिवेश का बहुत ही इफेक्ट पड़ता है। इसीलिए बच्चों को कहा जाता है कि जो है बच्चों को हमेशा जो है अच्छे लोगों के पास भेजना चाहिए। कहते हैं कि जब नहीं बच्चे खेलने जाते हैं तो किसी अगर बड़ा कोई होगा तो वो बोलते हैं कि गाली वगैरह मत देना, बच्चा जो है वही सीखेगा जो अगर आप बोलेंगे। इसीलिए बच्चों के सामने हमेशा अच्छी आदतें की जाती हैं, ना तो गाली दिया जाता है, ना किसी को कुछ कहा जाता है। अगर आप जो भी करेंगे तो वही बच्चा सीखेगा, इसीलिए उस चीज़ से बचाया जाता है। इसका उद्देश्य क्या है? बच्चे के अंदर बातचीत के द्वारा डर दूर किया जाता है, ठीक है। इसके बाद दूसरा पॉइंट क्या है? दूसरों के सामने बात करने की क्षमता विकसित होता है। जब वह वातावरण में अपने जाएगा, बच्चों के साथ बातचीत करेगा, तभी तो अच्छे से उसका जो है विकास होगा, तभी तो वह अच्छे से बातचीत कर सकेगा तथा तर्क समझने, तर्क क्षमता और जानने की शक्ति का उसमें विकास होता है, ठीक है। अब लेकिन क्वेश्चन कैसे बनेगा आप लोगों के पेपर में? तो प्रश्न उसमें ये बनेगा कि वातावरण का बच्चों पर प्रभाव कैसे पड़ता है, बताइए। तो आप लोग बहुत ही अच्छे से जो है, ये लघु उत्तरीय का क्वेश्चन बनेगा, तो आप लोग बहुत ही अच्छे से आप लोग 50 शब्द में लिख सकते हैं। आप लोग अच्छे से हेडिंग बना के बच्चों को कैसे प्रभाव पड़ेगा, उसका
कि इसका दुष्प्रभाव कैसे पड़ेगा, कैसे उसका नैतिक प्रभाव पड़ेगा। यानी कि बच्चा जो जो चीज़ सीखेगा, जो चीज़ अपने परिवेश में देखेगा वह चीज़ वो अनुकरण करेगा। आपने शुरू में ही आपने जो है बाल विकास पढ़ा होगा फर्स्ट सेमेस्टर में, कि बच्चा जो कुछ देखता है अपने जो है परिवेश में, अपने चारों तरफ, वह उसी का अनुकरण करता है। अनुकरण क्यों करता है? क्योंकि किसी भी बच्चे का अनुकरण करने की ये प्रवृत्ति होती है या आदत पाई जाती है। ठीक है, वह जो चीज़ देखेगा वही चीज़ सीखेगा। अगर वो अच्छी आदतें देखेगा तो अच्छी आदतें सीखेगा। ठीक है, चलिए ये आपको हो गया दूसरा चैप्टर कंप्लीट। अब आ गए हम तीसरे चैप्टर पर। तीसरा चैप्टर है गद्य पद्य। अब देखिए गद्य पद्य का अंशों का उच्चारण। सबसे पहले उच्चारण देखिए, उच्चारण क्या होता है? शब्द या ध्वनि का मुख से बोलना ही उच्चारण कहलाता है। शब्दों या ध्वनियों को मुख से उच्चारित करना या बोलना ही ध्वनि या उच्चारण कहलाता है। ठीक है, यानी कि किसी भी शब्द को बोलना ही उच्चारण कहलाता है। ऐसे भी हम कह सकते हैं। सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है उच्चारण का उद्देश्य। अब जैसे बच्चों में जो उच्चारण क्यों करवाया जाता है, देखिए गद्य, कहानी, नाटक, उपन्यास तथा पद्य में कविता, गीत आदि को उच्चारण, शुद्ध उच्चारण करने की समझ विकसित करता है। तो बच्चों में कहानी क्यों दिया जाता है? ताकि जब बच्चा पढ़ेगा तो वह जो शब्दों को जब पढ़ेगा तो वह शुद्ध उच्चारण करेगा। जैसे कोई भी कहानी बच्चा पढ़ेगा तो धीरे धीरे वो पढ़ते पढ़ते उसको अभ्यास हो जाएगा, तो वह शब्दों को पहचानने लगेगा। हाँ, इसको ऐसे बोलना है, इस शब्दों को ऐसे बोलना है, इस शब्दों को ऐसे उच्चारित करना है। ठीक, और शब्दों के बीच अंतर जानना शुरू कर देगा धीरे धीरे। इसके बाद दूसरा पॉइंट है शुद्ध सरल तरीके से भाव या विचारों को व्यक्त करने में उसको सहायता मिलती है। ठीक, इसके बाद तीसरा पॉइंट है उच्चारण करने से बच्चा तेजी से पढ़ने लगता है। अगर रोज रोज बच्चा जो है वो हिंदी पढ़ रहा या इंग्लिश का रीडिंग कर रहा है तो वह धीरे धीरे उसकी क्या होगी, इंग्लिश मजबूत हो जाएगी। क्यों मजबूत हो जाएगी? क्योंकि वह डेली पढ़ रहा है, अभ्यास कर रहा है। तो यह भी इसके एक एडवांटेज है, यानी कि लाभ है, यानी कि इसके उद्देश्य हैं। फिर है उच्चारण के भेद तथा तत्व। तो आप क्या हो जाएगा, पहले ध्वनि व्यवस्था, यानी कि उसका ध्वनि व्यवस्था कैसे, कि ताल से बोलना है, कि जो है मूर्धा से बोलना है, कि कंठ से बोलना है, यह आपकी ध्वनि व्यवस्था हो जाएगी। फिर बल क्या होता है, किसी भी शब्द को कहाँ पे कितना जोर दे के बोलना है, कितना कम जोर दे के बोलना है, यह आपका बल हो गया। जैसे आपने देखा होगा गाना वाना गाते समय आपने देखा कई गायक क्या करते हैं, उस सुर को क्या करते हैं, खींचते हैं, कहीं कहीं पे तेजी से बल देते हैं, कहीं कहीं बहुत हल्का। यह क्यों देते हैं? वह उस शब्द का वैसे ही बल देना होता है। ठीक है, इसके बाद लय भी जरूरी होते हैं। जब आप कविता पढ़ेंगे, अगर आप लय से नहीं पढ़ेंगे तो वो अच्छा नहीं रहेगा। ठीक है, तो इसीलिए कविता को जो लय से हमेशा पढ़ा जाता है। इसके बाद स्वराघात जो है, स्वराघात का भी ध्यान देना चाहिए। किस स्वर को जो है कहाँ से निकालना चाहिए, कंठ से निकालना चाहिए या कि नासिका से निकालना चाहिए, इस चीज़ पर भी विशेष ध्यान देना चाहिए। इसलिए यह भी इसका जो महत्वपूर्ण तत्व है, स्वराघात। इसके बाद पांचवा है गति। गति भी बहुत महत्वपूर्ण योगदान है किसी भी शब्द को उच्चारित करने में। जैसे किसी भी कोई भी वाक्य लिखा होता है तो बच्चा को वह बताया जाता है कि कितने स्पीड से इस वाक्य को पढ़े कि स्पष्टता से सुनाई भी दे और आराम से पढ़ भी सके बच्चा। इसके बाद विराम भी इसका बहुत महत्वपूर्ण तत्व है। अगर विराम नहीं लगा रहेगा तो बच्चा पूरे वाक्य यानी कि पूरे पैराग्राफ को एक सांस में पढ़ता हुआ चला जाएगा। लेकिन जब पैराग्राफ में जब विराम चिन्ह लगा रहेगा बीच बीच में वाक्य के अंत में, तो वहाँ पे 1 सेकंड के लिए जरूर बच्चा रुकेगा। विराम का मतलब ही होता है रुकना या थोड़ा सा ठहराव। ठीक है, तो यह भी इसका बहुत ही महत्वपूर्ण अंग है। इसके बाद में एक लाइन आप लोग लिख सकते हैं अगर कुछ भी पूछेगा पेपर में तो। इसके बाद शुद्ध वर्तनी। पहले बात जानेंगे वर्तनी क्या है। वर्णों या अक्षरों का शुद्ध या सही क्रम में लिखना ही क्या कहलाता है, वर्तनी कहलाता है। अभी इसकी आवश्यकता कहाँ कहाँ पड़ती है, जैसे कोई भी आप रचना कर रहे हैं, कोई भी आप पोएम लिख रहे हैं, कोई भी गद्य लिख रहे हैं,
तो उस रचना के प्रस्तुतिकरण में जो है क्या कर रहे हैं या प्रस्तुत कर रहे हैं, तो उसमें जो है शुद्ध उच्चारण का होना चाहिए कि नहीं। जैसे आप कोई भी चीज़ अगर आप शुद्ध उच्चारण उसका जानते रहेंगे तभी तो आप शुद्ध शुद्ध लिखेंगे। अगर आप शुद्ध उच्चारण जानते रहेंगे तो शुद्ध शुद्ध आप बोलेंगे। इसके बाद दूसरा पॉइंट है पाठ्य सामग्री में अध्ययन में सहायक मिलती है। जो आप पाठ्य सामग्री जब आप पढ़ते हैं कोई भी, तो अगर आपको शुद्ध उच्चारण आता रहेगा तभी तो आप जो है शुद्ध शुद्ध पढ़ पाएंगे। चलिए, इसके बाद अगला है उच्चारण शिक्षण की विधियां। अब उच्चारण शिक्षण की विधियां देखेगा। पहला है आपका अभ्यास द्वारा। जैसे उच्चारण करना तो उसकी कौन कौन सी विधियां, अगर आप रोज अभ्यास कर रहे हैं तो यह भी आपका एक अभ्यास विधि द्वारा आप उसको उच्चारित कर रहे हैं। इसके बाद हिंदी वर्णमाला का सही ज्ञान। पहले अगर आप हिंदी वर्णमाला का सही ज्ञान अगर आप अर्जित कर ले रहे हैं, इसके बाद तो अगर आप पढ़ रहे हैं तब भी आप सही उच्चारण कर पाएंगे। जैसे आपको पता होगा ना कि हाँ यह तालब्बी सा है, जैसे यह तालब्बी सा है, यह आपका दंत सा है, यह आपका मूर्धा सा। अगर आपको ये पता रहेगा तभी तो आप अच्छे से जो है उच्चारित कर पाएंगे। इसके बाद तीसरा पॉइंट है संयुक्त अक्षरों पर ध्यान देना। संयुक्त अक्षरों पर ध्यान देने का मतलब क्या होता है कि जैसे संयुक्त अक्षर जो होते हैं, जैसे आपका कौन कौन सा हो गया, संयुक्त अक्षर आपका होगा ज्ञा। अब यह दो अक्षरों से मिलकर बना होता है, आधा जा और पूरा यहाँ से मिलकर बना होता है। तो जा और यहाँ के मिलने से क्या होता है, ज्ञा का निर्माण होता है। तो इस पर भी ध्यान देना चाहिए, किस संयुक्त अक्षर पर भी। इसके बाद अगला पॉइंट है उच्चारण करते समय पर बीच में टोकना नहीं चाहिए बच्चों को। जैसे कोई भी बच्चा बोल रहा है, जैसे एक शब्द गलत बोला, तुरंत आप ये नहीं कहिए कि नहीं नहीं इसका ये सही होगा, नहीं नहीं इसका ये सही होगा। नहीं, पहले आप उस बच्चे को पहले आप उस वाक्य के उस पैराग्राफ को पढ़ लेने दीजिए, फिर इसके बाद आप उस बच्चे को बताइए देखिए आपने ये चीज़ें गलत पढ़ा था, इसका उच्चारण ये होगा, इसका मतलब ये होगा, ये होता है। तब बच्चा, अगर आप बार बार उसको टोकेंगे तो वो बेचारा जो नर्वस हो जाएगा, वो पढ़ नहीं पाएगा पूरा, ठीक है। क्योंकि हमें देखिए जितनी भी चीज़ें आपका सब्जेक्ट, सारा कुछ बच्चे के हमें अकॉर्डिंग पढ़ना है, सारा कुछ बच्चों को ध्यान में पढ़ना है, ध्यान में रख के, ठीक है। चलिए, अब अगला आपका कविता की विधियाँ। कविता कौन कौन सी विधियाँ, एक आपका गीत विधि द्वारा होता है, जैसे कोई भी गीत होता तो कविता के माध्यम से होता है। और दूसरा आपका होता है अभिनय, यानी कि या नाटक प्रणाली द्वारा। जैसे कोई भी कविता, उसमें जो चीज़ दिया रहता है उसको अगर आप किसी चीज़ को प्रदर्शित करना है तो अभिनय के माध्यम से आप प्रदर्शित कर सकते हैं, उसका आप रोल कर सकते हैं, ठीक है। इसके बाद तीसरा आपका अर्थबोध प्रणाली, यह भी एक जो है कविता की विधियाँ हैं, ठीक है। इसके बाद सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण आता है आपका गद्य और पद्य में अंतर। ये सबसे ज़्यादा पूछे जाने वाला प्रश्न है। देखिए अंतर क्या होता है। गद्य में, गद्य एक कहानी, उपन्यास, नाटक, पत्र लेखन इत्यादि, यानी कि कहानी कैसे होती है, पत्र लेखन में होता है, नाटक में होता है, उपन्यास में होता है, तो ये गद्य आपका होता है। लेकिन कविता जो होता है वह गीत में होता है, गाना में होता है, भजन में होता है, मुक्तक में होता है। जैसे आपका कोई भी मुक्तक में, यानी कि जैसे कुमार विश्वास का कविता हो गया, है ना, या फिर कोई भी गीत हो गया, कोई भी भजन हुआ, कोई भी राष्ट्रगान हुआ, या कोई भी हो, तो वह क्या होता है, वह एक पद्य यानी कि लय में होता है। लेकिन गद्य जो होता है वह आपका वैसे ही होता है जैसे लिखा रहता है। फिर दूसरा पॉइंट है आपका गद्य को लय में नहीं लिख सकते हैं, लेकिन पद्य को है देखिए आपका क्या होता है, लय में लिखा रहता है, ताकि उसको हम लय में अच्छे से गा सकें। इसके बाद तीसरा भाषा कार्य में आवश्यक होता है। फिर चौथा है भाषा कार्य आवश्यक नहीं है। ये आपके तीन पॉइंट हो गए। इसके बाद अगला आपका बहुत महत्वपूर्ण ये भी है अशुद्ध उच्चारण के कारण। अब जैसे बच्चा अगर अशुद्ध उच्चारण कर रहा है तो वह क्यों कर रहा है, वह उसको शुद्ध उच्चारण कैसे कराया जाए, ठीक है। सबसे पहले देखेंगे अशुद्ध उच्चारण कौन कौन से कारण। पहला कारण है ध्वनि का सही ज्ञान ना होना। अब जैसे बच्चे का वर्ड का अगर सही ज्ञान ही नहीं है तो वह जाहिर सी बात है गलत उच्चारण करेगा।
इसके बाद दूसरा पॉइंट है स्थानीय बोलियों का भी प्रभाव पड़ता है। अब जैसे जहाँ पे बच्चा रहता है वहाँ पे लोग भोजपुरी बोलते हैं, तो फिर जब जाएगा क्लास में तो वह हिंदी वहाँ पे बोला जाएगा खड़ी भाषा में, तो उसको क्या हो दिक्कत हो, उसे परेशानियाँ होती हैं पढ़ने में, तभी वो शुद्ध उच्चारण नहीं कर पाता। इसके बाद कम सुनाई देना, अगर बच्चे को सुनाई ही कम देगा, जब अध्यापक पढ़ाएंगे जब उसको कम सुनेगा तो जान ही नहीं पाएगा इसका उच्चारण क्या होगा, तो जाहिर सी बात हो बच्चा गलत उच्चारण करेगा। इसके बाद चौथा पॉइंट है शारीरिक विकृतियां होना। अब जैसे मान लीजिए उसकी कोई दिक्कत है, किसी भी जीभ में उसके छाले पड़ गए या जीभ कट गई है या कुछ भी ओठ में कोई दिक्कत है, तो क्या उच्चारण सही कर पाएगा? नहीं कर पाएगा। यह भी आपका एक शारीरिक विकृति के अंतर्गत आता है। इसके बाद पांचवा है आपका अध्यापक के निर्देशन में कमी। अगर मान लिया जाए सब कुछ बच्चा का सही है, सब कुछ सही है, मास्टर साहब ही गलत उसका उच्चारण करके पढ़ा दिए, यह भी तो एक जो है गलत बात है। तभी तो जो है बच्चा नहीं जो है शुद्ध उच्चारण कर पाएगा, तभी वो अशुद्ध उच्चारण करेगा। यह भी आपका एक महत्वपूर्ण कारण है। चलिए, इसके बाद है शुद्ध उच्चारण करने के उपाय। सबसे पहले क्या करें? शुद्ध शब्दों का अभ्यास करना चाहिए, शुद्ध शब्द बोलने का अभ्यास करना चाहिए। दूसरा आपका रेडियो, ऑडियो, यूट्यूब के सहारा से शुद्ध उच्चारण करना चाहिए। जैसे आजकल आप लोग देखते होंगे कि बच्चे क्या करते हैं, कार्टून देखते हैं खूब, लेकिन और हमने कई बच्चों को देखा उसमें जो क्या ए फॉर एप्पल, बी फॉर बॉल, सी फॉर कैट, ये सब भी पढ़ते हैं, तो उससे उच्चारण का उनसे ज्ञान होता है, उससे भी वो सीखते हैं सही सही शुद्ध उच्चारण। इसके बाद तीसरा पॉइंट है आसपास के परिवेश से भी सहारा मिलता है। अगर उनका परिवेश बहुत अच्छा है, सब लोग अच्छे से उच्चारण करते हैं, सब लोग खड़ी भाषा में बोलते हैं, तो वह बच्चा भी क्या करेगा? शुद्ध उच्चारण करना लगेगा। चौथी बात यह है कि व्याकरण का नियमों का अगर ज्ञान है उस बच्चे के अंदर, तभी वह बच्चा बहुत ही अच्छे से जो है बोलना और शुद्ध उच्चारण करेगा। पांचवा पॉइंट है संयुक्त अक्षर का अगर स्पष्ट ज्ञान हो उसे, तभी वह बहुत ही अच्छे से उच्चारण करेगा। ठीक, तो इन सभी का जो है इनसे सहायता मिलती है बच्चों को शुद्ध उच्चारण में। ठीक, इसके बाद आपका जो है अगला चैप्टर आता है अध्याय नंबर 4। यह है आपका अभिव्यक्ति। अभिव्यक्ति कैसी होती हैं? एक मौखिक अभिव्यक्ति होती हैं, एक आपका लिखित अभिव्यक्ति होती है। अब देखिए, अभिव्यक्ति का मतलब होता है अपने विचारों को प्रदान करना या अपने विचार को रखना या बोलना, यह आपका होता है अभिव्यक्ति। अब इसमें सबसे पहले आता है स्वतंत्र अभिव्यक्ति क्या होता है, ये सबसे महत्वपूर्ण है। देखिए हमने वेरी इंपॉर्टेंट यहाँ पे लगाया है जो बहुत महत्वपूर्ण है। पूछेगा स्वतंत्र अभिव्यक्ति से आप क्या समझते हैं पेपर में, तो आप सीधे सीधे लिखिएगा जब कोई भी व्यक्ति अपने भाव या बात को बिना रोक टोक के प्रदर्शित करता है, स्वतंत्र अभिव्यक्ति कहलाता है। अगर कोई भी उसे नहीं रोकता, कोई भी नहीं टोकता है, तो क्या अगर अपने मन से वो चाहे जो बोलता है, तो वह आपका स्वतंत्र अभिव्यक्ति है। ठीक, चलिए बात समझ में आ रही है ना? ऐसा नहीं है कि हम बहुत तेज चल रहे हैं, हम इसलिए थोड़ा सा तेज चल रहे हैं क्योंकि कई चैप्टर एक ही में इंक्लूड करना और बहुत लंबा हम नहीं वीडियो खींचना चाहते हैं। और आप लोग जो है ग्रेजुएशन कंप्लीट कर चुके हैं, बीटीसी आपका फर्स्ट सेमेस्टर एक बार दे चुके हैं पेपर, तो कुछ तो अनुभव हो गया होगा, है ना, पेडागॉजी का। चलिए अब देखिए अगला है अभिव्यक्ति में विकास संबंधी तथ्य। अब जब कोई भी बच्चा जब बोलेगा तो उसमें कौन कौन सी सहायता दी जाए तो जिससे वह अच्छे से वह अभिव्यक्त कर सकेगा। सबसे पहले क्या करेगा, जब वो अभिव्यक्ति यानी कि जब बोलेगा तो बच्चे के अंदर आत्मविश्वास बढ़ेगा। इसीलिए बच्चों का जो स्पीच दिलाया जाता है, बच्चों से पढ़वाया जाता है खड़े करके कि चलो बच्चे ये वाला तुम पोएम पढ़ो, ये वाला तुम पोएम पढ़ो, तो उससे क्या होता है उसका मनोबल बढ़ाया जाता है। धीरे धीरे उनके अभिव्यक्ति जब वो कोई चीज़ पढ़ते हैं उससे क्या होता है उनके अभिव्यक्ति का विकास होता है। इसके बाद दूसरा पॉइंट है भाषाई कौशल का विकास होता है। जब कोई भी चीज़ पढ़ेंगे, कोई भी चीज़ वो करेंगे, तो क्या होंगे धीरे धीरे उनके अंदर उस कौशल का क्या हो जाएगा, विकास होगा, उस चीज़ से धड़क खुल जाएगी। नहीं लोग कहते हैं कि बच्चे को सब कुछ आ तो रहा है लेकिन बोल नहीं पा रहा है, तो इसीलिए जो उस बच्चों को क्या किया जाता है कि बाहर सबके सामने मतलब लाकर सभी बच्चों के सामने उससे कुछ न कुछ बुलवाया जाता है कि चलिए आप जो ये कविता सुनाइए, आप पहाड़ा सुनाइए, ये सुनाइए, वो सुनाइए। क्यों बोला जाता है
क्योंकि वह बच्चा जो अपने विचारों को जो है व्यक्त कर सके, अपने बातों को रख सके। तीसरा पॉइंट है सीखने में रुचि पैदा करते हैं। जब वह बच्चा अच्छे से बोल लेगा, अपना प्रश्न कर लेगा, उस अपना प्रश्न करके अपने उत्तर पाकर फिर वो संतुष्ट होगा, तो उससे सीखने में क्या हो जाएगी, रुचि पैदा होगी। वह और मेहनत करके अच्छे से घर से आएगा और जो है अच्छे से सीखेगा। ठीक है, तो सीखने में मदद होती है। इसके बाद चौथा पॉइंट है सृजनात्मक पक्ष भी उसका मजबूत होता है। ठीक है, वह कोई भी चीज़ अपने से करके मतलब सीखने का वो प्रयास करेगा। अच्छा ये चीज़ कैसे हुआ, थोड़ा सा वो दिमाग लगाएगा अपना। ठीक है, इसके बाद पांचवा पॉइंट है वक्ता भी बन सकता है, वो लेखक भी बन सकता है तथा रचना भी उसे सहायता मिलती है। वो आपने देखा हुआ रिपोर्टर वगैरह जो होते हैं, पत्रकार वगैरह, तो कैसे वो बन जाती हैं, वो पहले से भी उनके अंदर ये क्षमता होती है बोलने की। कहीं भी किसी के सामने बड़े ही धड़ल्ले से लोग बोलते हैं। अगर आप किसी और बच्चे को खड़ा कर दे तो क्या वह बोल पाएगा, नहीं बोल पाएगा, उतना अच्छे से नहीं बोल पाता, वो डरेगा, हिचकेगा। लेकिन जो बच्चा वही धीरे धीरे हिम्मत बांध के अपना जो है बोलता है, हमेशा धीरे धीरे बोलता रहता है, कभी गाना गाता रहता है या कुछ भी यानी कि व्यक्त करता रहता है, तो धीरे धीरे उसकी धड़क खुल जाती है। फिर वो कहीं भी किसी समाज में आप उससे बोलने के लिए कहिए, वो बड़े ही आराम से बोलना स्टार्ट कर देता है। ठीक, ऐसे बच्चे क्या बनते हैं आगे चल के, वक्ता भी बन सकते हैं, लेखक भी बन सकते हैं, रचनाकार भी बन सकते हैं, पत्रकार बन सकते हैं, नेता भी बन सकते हैं। आपने देखा हो कैसे नेता लोग कैसे भाषण देते हैं, पूरा एकदम धड़ 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 धड़। लेकिन अगर कोई किसी अधिकारी को कह दे जाए उतना अच्छे से भाषण देने के लिए, तो नहीं बोल पाएंगे। क्यों? उनके अंदर जो है भाषण देने का ये कौशल नहीं विकसित हुआ। लेकिन नेता वही सबके बीच में हमेशा बोल रहा है, धीरे धीरे बोलते बोलते धड़क खुल गई। ठीक, लेकिन भले ही नेता ना पढ़ा हो, लेकिन उसके देखिए बोलता कैसे बड़े बेबाकी से बोलता, बड़े एकदम अच्छे से। इसके बाद अगला अभिव्यक्ति। अभिव्यक्ति की परिभाषा क्या होती है, मनुष्य अपने मन या विचारों को व्यक्त करता है, वही आपका अभिव्यक्ति कहलाता है। यह आपका 3 प्रकार का होता है अभिव्यक्ति। पहला आपका होता है मौखिक अभिव्यक्ति, दूसरा होता है लिखित अभिव्यक्ति, तीसरा होता है सांकेतिक अभिव्यक्ति। अब देखिए मौखिक अभिव्यक्ति क्या होता है, सुनिएगा। मौखिक अभिव्यक्ति जब कोई भी बालक अपने मुख से अपने कोई भी विचारों को व्यक्त करता है, यह आपका मौखिक अभिव्यक्ति कहलाता है। ठीक, यानी कि मुख से बोलकर जो बातें कही जाती है वह आपका मौखिक अभिव्यक्ति के अंतर्गत आता है। और लिखित अभिव्यक्ति क्या होता है, जब कोई भी बच्चा अपनी बातों को कॉपी कलम से जो है कॉपी पर लिख कर या कोई भी मैसेज या टेक्स्ट करके लिख के वह अपने बातों को किसी के पास या किसी के सामने प्रेषित या प्रदर्शित करता है, उसे हम लिखित अभिव्यक्ति कहते हैं। ठीक, अब तीसरी बात है सांकेतिक अभिव्यक्ति। अब सांकेतिक अभिव्यक्ति क्या होता है, सांकेतिक का मतलब होता है जैसे आप क्लास में बैठे हैं, कोई बच्चा है आपका मित्र, वो बोला बाहर चलना है, तो धीरे से आप क्या कि इशारा किया, आपको बोला इशारा किया कि ऐसे ही मुख से कि चलना है बाहर, बोला नहीं कोई शब्द, लेकिन ऐसे ही इशारा कर दिया, तो आप क्या करते हैं, समझ जाते हैं, आप भी धीरे से निकल जाते हैं उसके साथ कि मतलब चलना है दुकान पे या घूमने चलना है या यहाँ चलना है या वहाँ चलना है। तो क्या करता है, सांकेतिक अभिव्यक्ति यही होती है। ठीक, चलिए इसके बाद आपका होता है मौखिक अभिव्यक्ति के विकास के अवसर। अब देखिए कोई भी बच्चे मौखिक अभिव्यक्ति यानी विकास कैसे होगा, जब उसे वाद विवाद प्रतियोगिता में उसे क्या हो पार्टिसिपेट करेगा, इसीलिए वाद विवाद प्रतियोगिता की जाती है। कभी कभी पोएम की प्रतियोगिता की जाती है कि एक क्लास में क्या 2 ग्रुप बना उठता है, एक ए ग्रुप का होता है एक बी ग्रुप का। चलिए पोएम सबको दे दिया गया था कि आप लोग 5-5 पोएम या 2-2 पोएम, जितने भी पोएम या उसकी अंत्याक्षरी हुआ या ये सब क्यों कराया जाता है कोई प्रतियोगिता, ताकि बच्चा अपनी बात को जो अच्छे से बड़े बेबाकी से रख सके, धीरे धीरे उसकी धड़क खुल सके। ठीक है, इसलिए वाद विवाद प्रतियोगिता किया जाता है। दूसरा होता है आपका कवि सम्मेलन होता है, तो कवि सम्मेलन भी लोग अपनी बातों को अच्छे से रखते हैं, तो उससे भी मौखिक अभिव्यक्ति का विकास होता है। तीसरा आपका वार्तालाप भी, आप देखे होंगे कि कोई बच्चा बड़े ही शांति से क्लास में केवल बैठा रहता, किसी से बोलता ही नहीं, तो उसका अभिव्यक्ति का विकास नहीं हो पाता है।
लेकिन जब वही बच्चा धीरे धीरे बोलते बोलते पूरा बोलने लगता है तो उसका क्या होता है, वह अपनी बात जो कहीं भी बड़े ही अच्छे से रख लेता है। तो वह आपका उसका जो है मौखिक अभिव्यक्ति का विकास हो चुका होता है। चौथा है आपका अभिनय द्वारा। अभिनय द्वारा भी लोग नाटक करके किसी का रोल करके अपने आप को व्यक्त करते हैं। जैसे आपने देखा होगा कि रामायण में लोग रोल करते हैं, राम जी का, लक्ष्मण जी का, सीता जी का और भी ऋषि मुनि का। तो सब लोग अपना क्या करते हैं, रोल निभाते हैं, अपने अभिव्यक्ति को जो व्यक्त करते हैं। जैसे राम की जो क्या छवि होती है वो उस चीज़ को दिखाते हैं, मुख से बोलकर, बात से और अपने पोशाक से, सारे कुछ एक्शन से क्या करते हैं, अभिनय करते हैं, नाटक करते हैं। ठीक है। फिर इसके बाद 5वां पॉइंट है भाषण देते हैं बच्चे। जब भाषण देते हैं, चाहे वो स्वतंत्रता दिवस पर, चाहे वह 15 अगस्त पर, चाहे वह जो है 26 जनवरी पर, इस सब पर क्या करते हैं, वह अपने भाषण देते हैं, स्पीच देते हैं। कोई बच्चा गाना गाता है, कोई बच्चा जो कविता सुनाता है, तो उससे क्या होता है, मौखिक अभिव्यक्ति का उसका क्या होता है, विकास होता है। ठीक। अब आता है आपका लिखित अभिव्यक्ति। लिखित अभिव्यक्ति भी 2 प्रकार का होता है, एक होता है नियमबद्ध अभिव्यक्ति होता है, एक होता है मुक्त अभिव्यक्ति। जैसे कोई भी चीज़ जब नियम के रूप में जब बिल्कुल लिखा होता है तो वह आपका होता है नियमबद्ध अभिव्यक्ति, और दूसरा आपका होता है मुक्तिबद्ध अभिव्यक्ति। यानी कि जैसे कोई बच्चा बिल्कुल मुक्त रहता है, चाहे जो बोल देता है, जब वह किसी बात को अपने रख देता है तो वह आपका हो गया मुक्त अभिव्यक्ति। जैसे कोई भी चीज़ लिख रहा है, वह चाहे जो उसको कोई पता नहीं चल रहा कि क्या शीर्ष है क्या पुंछ है, कुछ पता नहीं, कि बस केवल अपनी बात चाहे जैसे वह लिख दे रहा है। लेकिन जब वहाँ नियमबद्ध से कोई बात लिख रहा है, कहाँ पे कॉमा लगाना चाहिए, कहाँ पूर्ण विराम होना चाहिए, कहाँ पे क्या होना चाहिए, इन सब बातों को ध्यान दे रहा है, तो वह आपका नियमबद्ध हो गया। और मुक्त वक्त में किसी भी चीज़ का ध्यान नहीं दे रहा, बस केवल ऐसे ही अपनी बात कह रहा है। ठीक, अपनी बात लिख रहा है। इसके बाद अगला लिखित अभिव्यक्ति विकास के अवसर। अब बच्चे का लिखित में कैसे उसका विकास होगा, चाहे वह पत्र लेखन करेगा, चाहे वह किसी का आत्मकथा लिखेगा, चाहे वह कहानी लिखेगा, चाहे वह जीवनी लिखेगा, जब उसको कोई प्रतियोगिता कराई जाएगी तो उसमें वो क्या करेगा, लिखित में उसको क्या हो जाएगा, राइटिंग उसकी अच्छी होगी, उसमें लिखित अभिव्यक्ति का उसमें विकास हो जाएगा। ठीक है। इसके बाद दूसरा है संवाद लेखन। वह किसी भी संवाद पर क्या करता है, लिखता है। कोई भी चीज़ वो देख के आया तो उसके बारे में कहा गया कि नहीं, बच्चों से कहा जाता है कि आप जो है किसी भी आंखों देखा मेले का वर्णन करिए, लिखा जाता है, कहा जाता है ना बच्चों को। तो बच्चे क्या करते हैं, लिखते हैं कि मेले में हमने खिलौने खेले, मेले में जो दुकानें आई थी, जलेबी की दुकानें आई थी, चाट की दुकानें आई थी, हमने चाट खाया, ये खाया, जलेबी खाया। यानी कि उसमें लिखा होता है, यानी कि बच्चे जो क्या करते हैं उस चीज़ को लिखते हैं, जो घटना को देखते हैं। इसीलिए जो है बच्चों को जो है कहा जाता है यानी कि लिखने का अवसर दिया जाता है स्कूलों में। चलिए, इसके बाद अगला पॉइंट है स्थान घटना का विवरण। कोई भी बच्चा जो कोई घटना देखा रहता है उसके बारे में जब वह लिखता है तो वह भी आपका एक लिखित अभिव्यक्ति का अवसर आपका बच्चों को मिलता है। ठीक, उससे विकास होता है लिखित का। इसके बाद 5वां चैप्टर है ये है शब्द। अब देखिए शब्द है। अब शब्द क्या होता है, 2 या 2 से अधिक वर्डों के मेल से क्या बनता है, शब्द बनता है। चाहे वर्डों का मेल हो, चाहे वो ध्वनियों का मेल हो, तो ध्वनियों के संयोग से भी शब्दों का निर्माण होता है। ठीक है। इसके बाद ये शब्द के 2 भेद होते हैं, एक आपका ध्वन्यात्मक होता है, एक आपका वर्णात्मक होता है। सबसे पहले हम देखेंगे ध्वन्यात्मक। ध्वन्यात्मक क्या होता है, ध्वन्यात्मक शब्द क्या होते हैं, ऐसे शब्द जो किसी वस्तु या प्राणी के ध्वनि को उत्पन्न करते हैं। जैसे कोई भी बैल हुआ वो बोला भाई, कौवा हुआ बोला काव, तो वह भी तो क्या हुआ, वह भी तो कोई ध्वनि बोला। तो ध्वनियों का संयोग से ही जब बनता है शब्द, यानी तो वह शब्द ही हुआ। जैसे कौवा काव काव बोला तो ये काव काव तो यह शब्द है। ठीक।
कोई भी छम छम की आवाज़ आपने सुना तो छम छम भी तो एक शब्द है। तो आवाज़ जो होती है उसका जो योग होता है वह भी शब्द ही होता है ना। तो शब्द कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के, एक आपका ध्वन्यात्मक, एक आपका वर्णात्मक। तो आपका ध्वन्यात्मक किसके अंतर्गत आ जाएगा? जैसे काँव काँव के अंतर्गत आपका आ जाएगा। छम छम जब कोई बोलेगा तो यह आपका हो जाएगा ध्वन्यात्मक शब्द हो जाएगा। ठीक। इसके बाद आपका वर्णनात्मक शब्द क्या होता है? ऐसे शब्द जो अनुभव या दृश्य का वर्णन करें वर्णनात्मक शब्द कहलाते हैं। ठीक है। चलिए, इसके बाद अर्थ के आधार पर शब्द 2 प्रकार के होते हैं। पहला आपका सार्थक शब्द और दूसरा आपका निरर्थक शब्द। ठीक। ऐसे पेपर में आ जाएगा अर्थ के आधार पर शब्द कितने प्रकार के होते हैं, तो आप तुरंत लिखिएगा अर्थ के आधार पर शब्द 2 प्रकार के होते हैं। एक होता है आपका सार्थक शब्द, एक होता है निरर्थक शब्द। तो सार्थक शब्द क्या होते हैं? ऐसे शब्द जो अपने कोई भी जिसका कोई अपना निश्चित अर्थ होता है, या कोई भी ऐसा शब्द जिसका कोई निश्चित अर्थ निकलता हो, वे आपके सार्थक शब्द कहलाते हैं। ठीक। जैसे आपका हो गया कमल, कमल। अब देखिए, अब इसका एक अर्थ निकला कमल। हाँ, कमल पुष्प की बात हो रही है। ठीक है। अगर यही बोल दिया जाए ला मा क, इस केवल वर्ड को आगे पीछे कर दिया है, तो क्या लमक मतलब कुछ होता है? इसका कोई अर्थ निकल रहा है? तो नहीं, ये आपका हो गया निरर्थक शब्द। ठीक है। चलिए, इसके बाद निरर्थक शब्द क्या होता है, एक बार इसको देख लीजिए। जिसका कोई निश्चित अर्थ ना निकलता हो निरर्थक शब्द कहलाते हैं। ठीक। आप लोगों ने इतनी बात समझ लिया। अब देखिए शब्द, हिंदी शब्द की रचना। तो हिंदी शब्द की रचना कैसे होती है? तो वर्ड और वर्ड के मिलने से, वर्डों का योग से क्या बनता है? शब्द बनता है। अगर कहा जाएगा शब्द शब्द मिलेगा तो क्या बनेगा? शब्द शब्द मिलेगा तो वाक्य बनेगा, वाक्य मिलेगा तो आपका गद्य या पद्य बनेगा। ठीक है। गद्य के योग से क्या बनता है? एक चैप्टर का निर्माण होता है, अध्याय का निर्माण होता है। अध्याय मिलकर क्या बनता है? एक बुक का निर्माण होता है। ठीक है। ऐसे ही होता है। ठीक है। चलिए, हमें केवल कितना देखना है, हिंदी शब्द का रचना कैसे होती है। तो हिंदी शब्द की रचना वर्ड प्लस वर्डों के योग से। ठीक। अगला अध्याय 6, ये आपका लास्ट आज का चैप्टर है और इसमें कुछ चीज़ें छूटे हैं, वो अगले में कराएंगे। ठीक। चलिए, शब्द रचना क्या होता है कि नवीन शब्दों का निर्माण करना ही शब्द रचना कहलाता है। तो कोई भी नया शब्द हुआ, उसका रचना अगर आपने किया तो वह क्या हुआ? शब्द रचना कहलाएगा। जैसे आपके उसमें कैसे कैसे करेंगे, जैसे आपका उपसर्ग उसमें होगा, प्रत्यय होगा, संधि होगा, समास होगा। इन सब के मिलाने से क्या होता है? नया नया शब्द की उत्पत्ति होती है। ठीक। सबसे पहले हम लोग क्या पढ़ेंगे? शब्द, यानी कि उपसर्ग पढ़ेंगे शब्द में। तो उपसर्ग क्या होता है? उपसर्ग जो है 2 शब्दों से मिलकर बना होता है, उप धन सर्ग। उप का मतलब होता है समीप और सर्ग का मतलब होता है रचना करना, यानी कि समीप रचना करना। जैसे अब समीप रचना का मतलब क्या होता है? जैसे कोई भी शब्द हुआ तो उसके पहले जो कोई भी शब्द मिलकर जब उसको रचना करता है तो वह समीप तो ही हुआ। जैसे देखिए, शब्द के पहले जुड़कर एक नए शब्द की रचना कर देते हैं, ये आपके उपसर्ग कहलाते हैं। जैसे आपका दिन है, ये आपका मूल शब्द है, लेकिन जब इसमें देखिए यहाँ पे हमने प्रति लगा दिया, प्रति, तो प्रति प्लस दिन जब जोड़ा तो यहाँ पे क्या हो गया? क्या बना? प्रतिदिन बना। ठीक है। क्या बना? देखिए यहाँ पे प्रतिदिन बन गया ना, प्रतिदिन। और इसके बाद दूसरा एग्जाम्पल देखिए, दूसरा एग्जाम्पल में मूल शब्द क्या है? यह आदेश, लेकिन इसमें जब आपने अधि प्रत्यय लगा दिया तो अधि प्रत्यय और आदेश मिलकर ये क्या? एक नए शब्द का निर्माण किए, अध्यादेश। ठीक है। जैसे आप अगर एक और हम बना देते हैं, जैसे प्रति धन उपकार। इन 2 शब्दों को अगर आप जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा? प्रत्युपकार। ठीक है। इसके बाद आपका हो जाएगा, अगर आप और शब्द अगर आप लोग लिखना चाहते हैं, जैसे प्रति धन एक, तो इन दोनों जब आप जोड़ेंगे तो क्या एक नया शब्द रचना हो जाएगी? प्रत्येक। ठीक। इसके बाद
अगला है आपका उपसर्गों की संख्या। अब जैसे देखिए संस्कृत में आपका 22 उपसर्ग होते हैं, हिंदी में कितने होते हैं? हिंदी में आपकी जो है 10 उपसर्ग होते हैं और कहीं कहीं पे आपका जो 19 उपसर्ग मिलता है, लेकिन आप लोगों को 10 ही पढ़ना है, ठीक है। इसके बाद अरबी या फारसी में कितने होते हैं उपसर्ग? 22 उपसर्ग, सॉरी 12 उपसर्ग होते हैं, 22 नहीं 12 उपसर्ग होते हैं। संस्कृत में जो है आपका 22 होते हैं, ठीक। चलिए हम चलते हैं आगे, हिंदी के उपसर्ग देखते हैं। जैसे पहला है आपका आ उपसर्ग। अब आ उपसर्ग का अर्थ क्या होता है? निषेध। तो अब इसका उदाहरण क्या हो जाएगा? जैसे अथाह, अमूल्य, अमोल। अब क्या ये मतलब अथाह का मतलब क्या होता है? जिसकी कोई था ना हो। अमूल्य का मतलब क्या होता है? जिसका कोई मूल्य ना हो, यानी कि इसका मूल्य बहुत ज़्यादा हो, जिसका कोई मूल्य ही ना हो, ठीक है। जैसे अमोल, ठीक है। इसके बाद दूसरा है आपका अध। अध से क्या होता है? इसका अर्थ आधार होता है, जैसे आधार हो गया, अधजला हो गया, ठीक है। तीसरा आपका हो गया अन। अन में कौन सा आपका उपसर्ग है? जैसे इसका अर्थ होता है आपका अभाव, तो हो जाएगा अन उपसर्ग। जब मिलकर कोई शब्द बनेगा तो हो जाएगा आपका अनमोल, अनपढ़, अनजान। ये सब कैसे उपसर्ग हैं? अन उपसर्ग से बने हुए शब्द हैं, ठीक है। इसके बाद चौथा है उन उपसर्ग। उन का अर्थ होता है एक कम, जैसे आपका 49, 50 में एक कम है ना, तो आपका 49। 39, 39 का मतलब होता है कि 39 यानी 40 में एक कम। इसके बाद 59, 60 में एक कम, 59, एक कम इसका अर्थ होता है, ठीक है। इसके बाद पांचवा है अव। अव का मतलब होता है हीनता, जैसे कैसे अवगुण, अवघट। ये आपके शब्द कैसे होते हैं? हीनता वाले। इसके बाद छठवां है दु। दु मतलब क्या होता है? बुराई या अभाव, जैसे या कोई कमी, जैसे दुबला, ठीक है। इसके बाद अगला है नि। नि मतलब क्या होता है? निषेध, जैसे आपका उदाहरण हो जाएगा निकम्मा, निहत्था, निडर, ठीक। इसके बाद अगला है बिन। बिन मतलब क्या होता है? इसका मतलब भी होता है निषेध, नकारात्मक से इसका भी अर्थ निकलता है, तो हो जाएगा बिन देखा, बिन सुना, ठीक है। फिर अगला है आपका प्रत्यय, सॉरी उपसर्ग भर। भर मतलब क्या होता है? ठीक या पूरा, जैसे आपने सुना होगा भरपेट, भरपूर, ठीक है। इसके बाद आपका 10वां है कु। कु उपसर्ग क्या होता है? कु मतलब होता है बुराई, जैसे आपका कुपात्र, कुपूत, कुकर्म, कुपुत्र, ठीक है। ये सब क्या होते हैं? ये सब जो ऐसे शब्द होते हैं जो कु उपसर्ग से मिलकर बने होते हैं। इसके बाद अगला लास्ट है सु उपसर्ग। सु मतलब होता है सुंदर, जैसे सुप्रसिद्ध, सुविख्यात, सुयोग, ठीक है। ऐसे शब्द क्या होते हैं? अच्छे से रिलेटेड होते हैं, यानी कि सुंदर से रिलेटेड होते हैं। तो देखिए हमने क्या 6 चैप्टर तक आया, और 6 चैप्टर को हम यहीं पे जो है इसको रोकते हैं, नहीं तो वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। पहली वीडियो है, इसको एक बार नहीं समझ में आया दोबारा देखिएगा। इस PDF को हम डाल देंगे टेलीग्राम चैनल पर, इनकार्नेशन क्लासेस टेलीग्राम चैनल पर, उससे आप रिवाइज कर लीजिएगा। फिर हम कल नहीं परसों एक वीडियो लाएंगे जो इसका बचा हुआ शेष पूरा 5-6 चैप्टर और है, उसको हम पूरा कंप्लीट कर देंगे एक ही वीडियो में, ठीक है। तो बस अगर आप लोग अच्छा लगा हो तो बस आप लोग जो इस चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और लोग अपने मित्रों के पास शेयर करिए, ठीक है। तो मिलते हैं फिर आपसे एक नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर, धन्यवाद।